बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ों के साथ साथ आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो आपके जोश और जज्बा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये जोश और जज्बा जो है कम नहीं होना चाहिए, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। एनियो जी, हम अभी अपनी डिस्कशंस को कर रहे थे और हम जो अपनी डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे हैं किस सब्जेक्ट के बारे में जी, ऑडिट के बारे में। अभी हमने जो कल टॉपिक पढ़ा वो कौन सा टॉपिक पढ़ा था, या कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम? और इसके अलावा एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के अलावा हमने क्या पढ़ा था? क्या चीज? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ये पढ़ा था हमने कल। आइजा 200, बिल्कुल ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट हमने पढ़े थे और उसके अंदर फिर हमने काफी सारी चीजों को कंसीडर किया था और डिस्कस किया था। कल ये क्लास मैंने आपको बताया था कि हम आज के दिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने अगर कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो हो सकता है कि आप मुझे गाइड कर रहे हो इस सेक्शन को पढ़ाने में। जारी बात है, मैं तो लॉ नहीं पढ़ाता, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मैं लॉयर तो नहीं हूं, लेकिन लॉ पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सेक्शन है इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और इसको किस तरीके से लेके चला जाता है। तो जनाब, आज हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, और इसमें हमारे पास जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो है 246। अच्छा, आप इसमें जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में लॉ क्यों ज़्यादा कंसर्न्ड है? क्योंकि देखें, अल्टीमेटली जो ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से ज़रूरी बनी? जो कंपनीज एक्ट है, जो एससीपी ने, एससीपी जिसको रेगुलेट करता है, वो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी चाहे वो पब्लिक लिस्टेड है, चाहे अनलिस्टेड है, चाहे प्राइवेट है, अगर उसके साथ कंपनी का वर्ड यूज होता है उसने ऑडिट करवाना जरूरी है। और अगर ऑडिट करवाना जरूरी है तो जारी बात है फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी अकॉर्डिंगली उस तरीके से ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई लॉ अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट देता है तो उसकी एप्लीकेशन भी कौन बताता है? लॉ ही बताता है आपको। तो हमारे पास जो सेक्शन है 246 का है, ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कशन है। जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है बेटा, इसमें हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हम स्लाइड्स पे जाएंगे। सबसे पहले देखें, अगर कोई नई कंपनी बनी है, अगर एक नई कंपनी बनी है तो उस केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, किस तरीके से अपॉइंट होगा, क्या होगा, किस तरीके से उसकी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, एक सेक्शन 246 में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन है। फिर सेक्शन 246 में जो दूसरी डिस्कशन है वो क्या है कि अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद रिकरिंग ऑडिट हो, रिकरिंग ऑडिट हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, तो उसको किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है, कंपनी बनी है, उस केस में ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, जारी बात है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ दिन होते हैं जब तक आपने ऑडिटर को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, अपॉइंट करना होता है। अगर अपॉइंट कर ली है, उसकी एक टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम ड्यूरेशन तक वो अपना काम करेगा। बेटा इधर फोकस करो, नींद नहीं आनी चाहिए। दूसरा फिर कौन सा होगा, रिकरिंग ऑडिट या सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये किस तरह से अपॉइंट करेंगे। फिर है अगर, यानी इसके मसाइल आते हैं, यानी कि यहां के कुछ मसाइल है और यहां के कुछ मसाइल है। फिर एक चीज ये सेक्शन 246 डिस्कस करता है, वो कहता है कि अगर इफ नॉट अपॉइंटेड बाय कंपनी, अगर कंपनी ने अपना, अब ये हम यहां भी डिस्कस ये नहीं करेंगे किसने अपॉइंट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर को अपॉइंट करना। अगर कंपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती तो फिर ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा।
इसी तरह से अगर रिकरिंग ऑडिट है या सब्सिक्वेंट ऑडिट है, उस केस में जिन लोगों ने कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यानी कंपनी ने जो ऑडिटर अपॉइंट करना है वो किस तरीके से करना है, अगर अपना ऑडिटर फिर वो अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों केसेस के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, अर्ली रिमूव कर दिया जाए, तो उसको किस तरह से डील करना है। ये क्या है, हमारे सवालात अभी बिल्डअप हो रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चंस बिल्डअप हो रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारी पूरी क्लास आगे चलनी है। तो जब तक हमें डायरेक्शन आज की क्लास की नहीं पता होगी कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, उस वक्त तक आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। सबसे पहले ये सेक्शन बताता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस केस में ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट करना है। फिर ये सेक्शन बताता है अगर कंपनी जो तरीकाकार बताया गया था उस तरीकाकार के मुताबिक ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाती तो फिर उस केस में किस तरह से डील करना है। फिर यह सेक्शन बताता है कि जब सब्सिक्वेंट आपके इनकॉर्पोरेशन के मैटर्स क्लियर हो गए, जब रिकरिंग ऑडिट आपका हो गया, जब आपके सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसके साथ वो बताता है कि अगर कंपनी, जाहिर बात है पहली जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की है, अगर कंपनी या कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाते तो उस केस में उस सिचुएशंस को किस तरह से देखा जाएगा। या अगर कोई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पे ऑडिटर अपॉइंट हुआ या सब्सिक्वेंट कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसको अर्ली क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो यह सवाल आएगा कि हाउ ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड अर्लियर फ्रॉम द टेन्योर, यानी कि अगर टेन्योर से पहले किसी को रिमूव करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और अगर प्रोसीजर वो अप्लाई कर दिया जाए तो फिर ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट करना है। ये बात समझ आई आपको। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या जी, अगर इसी में फिर आ जाएगा या एक और वैसे नॉर्मल आ सकता है कैजुअल वैकेंसी, चाहे वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के ऊपर का ऑडिटर था चाहे वो रिकरिंग ऑडिटर था। अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है, कोई ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिटर की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है या इंसेन हो गया है या वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो उस केस में क्या क्रिएट हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब जब कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी, इस केस में ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, इस केस इस सिचुएशन में ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, ये कहां पे डील है, सेक्शन 246 में डील है। फिर इसके बाद है कि अगर ये सारी सिचुएशन के अंदर अगर यहां पे फिर अगेन पहली जिम्मेदारी किसकी होगी, कंपनी की होगी। अगर कंपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करती तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में अगेन एक नई रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो नई रिक्वायरमेंट क्या होगी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ना माइंड में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमारे सवालात क्या हैं। हमारे सवालात क्या हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है। अब उसके डिफरेंट किस्म के मल्टीपल सिनेरियोज हैं और हर सिनेरियो के अंदर उसकी अपनी क्या है, टेक्निकलिटीज हैं। एक तो ये चीज आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी आज के दिन का एजेंडा आइटम हमारा ये है। सेकंड एजेंडा ये है इन सारी सिचुएशंस के अंदर प्रोसीजर क्या होगा। कि ये जो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है इसका प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि इसके अपॉइंटमेंट को किस तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक एक्टिविटी को कारबंद किया जाता है, किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। सेकंड हमारा ये एजेंडा होगा। अब जरा आ जाए इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये लाइट्स को थोड़ा सा बदम कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपको सही नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा कम, पिछली लाइट ऑन कर दें। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को जी, या कम है, स्क्रीन में ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है जी, ओके है। यहाँ पे लाइट बंद कर दूं, पिछली लाइट ऑन कर दें, ये बंद कर दें। अब बंद कर दें, ये भी बंद कर दें लाइट, बस ठीक। ले जी, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल फॉर्म के अंदर चीजें बनी हैं जिसमें हमारे सवालात हैं। पहला सवाल है फर्स्ट ऑडिटर का। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, जब कंपनी बनती है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट है। सब्सिक्वेंट के केस में पहला क्या केस है, रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद क्या है, दोबारा अपॉइंट करना। जाहिर बात है जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है। वो टाइम लिमिट क्या होती है
टिल कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। यानी ऑडिटर हमेशा कब से कब तक अपॉइंट होता है? टिल एजीएम तक अपॉइंट होता है, टिल एजीएम तक अपॉइंट होता है। अगर आप इसमें देखें तो एजीएम पे क्या हो जाता है, आपका ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको कहा जाता है रिटायरिंग ऑडिटर। क्या कहा जाता है? रिटायरिंग ऑडिटर। लेकिन अब यहां पे क्या हो सकता है, रिटायरिंग ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकता है और कोई और उसकी जगह पे भी अपॉइंट हो सकता है। अब ये प्रोसीजर जो होगा ये मैं उसके अंदर बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। एनीहो, फर्स्ट ऑडिटर इनकॉर्पोरेशन के ऊपर अपॉइंट होता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में रिकरिंग ऑडिटर है, यानी रिकरिंग से मुराद क्या है? एजीएम टू एजीएम वाला। फिर है जी कैजुअल वैकेंसी, वो मैंने वहां पे सवाल डिस्कस किया था, कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अर्ली रिमूव्ड ऑडिटर, यानी कि मैंने यहां पे डिस्कस किया था कि अगर हम किसी ऑडिटर को भी हम अगर अर्ली रिमूव कर देते हैं उसकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, टेन्योर क्या उसकी? एजीएम, यानी एजीएम से पहले अगर हम किसी ऑडिटर को रिमूव कर देते हैं तो उस केस में ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। और ये आखिर पे लिखा अपॉइंटेड बाय एससीसीपी, यानी कि जब कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर्स, जिसकी जिम्मेदारी थी ऑडिटर को अपॉइंट करने की, उसने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? एससीपी की बात बन जाती है। तो एससीपी किस तरह से ऑडिटर अपॉइंट करेगा, उसका प्रोसीजर है। अब यहां पे हमारे सवालात होंगे। पहला सवाल क्या है? अगर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी है तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? उस पहले ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है जी? बीओडी। बीओडी से मुराद क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, जाहिर बात है जिसने रिकमेंडेशन भी तो किसी ना किसी की होगी, उसको रिकमेंड कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। टाइम ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 90 दिन के अंदर क्या करना है? आपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। कब तक उसका टेन्योर होगा? जब एजीएम पहली होगी। और फर्स्ट एजीएम कितने दिनों के बाद होती है जी? 120 नहीं है, 16 मंथ्स हैं या 180 डेज हैं? 16 मंथ था तो 180 बन जाते ना डेज। नहीं 16 महीने, यानी कि 360 प्लस फर्दर डेज। तो इसमें यानी कि आप टिल फर्स्ट एजीएम में, पहली एजीएम तक, एजीएम से एजीएम का कितना टाइम पीरियड होता है? यानी कि 1 साल होता है ना। और कितने दिनों के बाद कंडक्ट होती है एजीएम? 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। तो बेटा उस केस में क्या होगा? वही तो बात मैं कह रहा हूं, 16 मंथ्स हैं लेकिन वो बनते क्या? फाइनेंशियल ईयर से 4 महीने के बाद जी, विच एवर इज अर्लियर। एनीवे हमारा भी यहां पे वो टॉपिक नहीं है जनाब। कब तक उसका टेन्योर है? जब पहली एजीएम कंडक्ट हो जाएगी उस ऑडिटर का टाइम क्या हो जाएगा? पूरा। क्या उस ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है? किस तरह से? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। ये बात जरूरी समझने वाली है। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4। आप इसको आईने पाकिस्तान के साथ कंसीडर करें। जो आईने पाकिस्तान है उसको चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो यहां पे अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कौन रिमूव करेगा? शेयर होल्डर रिमूव करेंगे। यानी अपॉइंट किसने किया है? रिमूव कौन करेगा? किस तरह से? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। ये सब पेपर में टेस्ट भी हुआ है। बीओडी रिमूव ही नहीं कर सकता। देखें यहां मैंने चार्ट इस दफा का नहीं है, चार्ट पिछली दफा का, ये क्लास में बैठा हुआ, ये चार्ट मैंने दफा नहीं बनाया। 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो आप यहां पे देखें सेम यही था, मतलब सेम सिनेरियो यही था। अब आपके सामने डायरेक्शन बनी, आप इसको फॉलो करते जाएं। अब इस केस में अगर 90 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करते तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? एससीसीपी को अपॉइंट करेगा। और इसकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कौन पर्सन? अगर बीओडी ने अपॉइंट किया है तो बीओडी उसकी डिसाइड करेंगे, और अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर सके थे तो फिर किसने अपॉइंट किया था? एससीपी ने। इस केस में फिर कौन रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा? एससीपी डिसाइड करेगा। ये बात समझ आई है? जिस बंदे ने ऑडिटर को अपॉइंट करना है उसने ही उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करनी है।
जो ऑडिटर है उसको 3 लोग अपॉइंट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड एससीसीपी। अब जिस सिचुएशन में जिसने अपॉइंट किया है उसने ही उसकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना है। ये बात समझ आई आपको? क्लियर है? फिर उसके बाद है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में रिकरिंग है। रिकरिंग ऑडिटर से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल के अब यहीं से चलें, ये इसका टेन्योर कब खत्म हुआ? पहले एजीएम के ऊपर। अब इसको पहली दफा किसने अपॉइंट किया था? अब ऑडिटर ये समझे कि हर दफा मुझे बीओडी अपॉइंट कर लेंगे, नहीं। अब किसने अपॉइंट करना है? अब किसने अपॉइंट करना है? मेंबर्स ने, शेयर होल्डर ने। रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग के लिए क्या जरूरी है? 10% ऑफ वोटिंग पावर। ये बात समझ आई आपको? अब यहां से वो पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, वो यहां से स्टार्ट होगा। यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए। अब एक्चुअली ये जिन बच्चों ने अभी लॉ नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी ये बात कॉम्प्लेक्स नजर आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा तो ये चीज कॉम्प्लेक्सिटी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो में लेके जाऊंगा और रियल टाइम एक्चुअली जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही होती है उसमें ये चीज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आपने यहां पे घबराना नहीं है। टाइम फॉर अपॉइंटमेंट क्या है? कब अपॉइंटमेंट होगी? एजीएम के दिन पे अपॉइंटमेंट होनी जरूरी है। अगर टेन्योर क्या होगा? नेक्स्ट एजीएम तक। क्या रिमूव किया जा सकता है? यस। किस तरह से? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से। अगर एजीएम के ऊपर शेयर होल्डर्स इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर अपॉइंट कौन करेगा? एससीपी। इस केस में रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कौन? शेयर होल्डर या एससीपी? शेयर होल्डर या एससीपी। तीसरे नंबर पे क्या? कैजुअल वैकेंसी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। डेथ हो गई है, इंसेन हो गया है, कोई और प्रॉब्लम बन गई है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, इन विच सिचुएशन ऑडिटर इज नो मोर इन द कंपनी। ठीक है, उस केस में क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी कहा जाती है। इस केस में अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जाहिर बात है फौरी तौर पे ईओजीएम कॉल करनी पड़ती है। ईओजीएम कॉल करने का बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इतनी आसानी से कॉल नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा जाता है कि ये पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। रिकमेंड कौन करेगा? बीओडी खुद ही करेंगे। दिन कितने हैं? 30। इसमें और पहले केस में फर्क क्या है? यहां पे 90 डेज में अपॉइंटमेंट होती है, यहां पे 30 डेज में होती है। बाकी प्रोसीजर सेम है। यहां भी बीओडी थे, यहां भी बीओडी है, यहां भी बीओडी थे, यहां पे भी बीओडी है। फिर आगे इसका जो टेन्योर है वो क्या है? नेक्स्ट एजीएम तक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जारी बात अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है तो एजीएम से पहले ही कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो उसकी अपॉइंटमेंट किस दिन तक होगी? रिमाइंडर टर्म के ऊपर होगी। जब एजीएम कंडक्ट होगी उस पर उसको रिटायर हो जाएगा। रिमूव किया जा सकता है? यस। किस तरह से? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से। अगर डायरेक्टर्स, यहां पे पावर किसकी है? डायरेक्टर्स की। अगर डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर इस कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं करते तो फिर कौन करेगा? एससीसीपी करेगा। इसकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कौन पर्सन होंगे जी? बीओडी या एससीपी? शेयर होल्डर नहीं, बीओडी या एससीपी। अब आगे चलें। अगर यहां पे देखें मैंने इन 3 सिचुएशंस के अंदर रिमूव किया, 1, 2 एंड 3। इन 3 सिचुएशंस के अंदर ऑडिटर को रिमूव किया। अब ये क्या किया? अर्ली रिमूवल हुई है। क्या हुई है? अर्ली रिमूवल हुई है। अर्ली रिमूवल के केस के अंदर कौन पॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिकमेंड कौन करेगा? यानी यहां पे आपका एससीपी की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। अपॉइंटमेंट किसने करनी है? यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट रेज होता है। वो टेक्निकल पॉइंट क्या रेज होता है? हम यहां पे एक चीज पढ़ते हैं कि अगर, चलें मैं पहले ये बता दूं, अगर किसी ऑडिटर को एससीपी पॉइंट करे, अगर किसी ऑडिटर को एससीपी पॉइंट करे, एससीपी किस सिचुएशन में पॉइंट कर सकती है? अगर पहला ऑडिटर आपने 90 डेज में नहीं पॉइंट किया, रिकरिंग ऑडिटर आपने एजीएम पे पॉइंट नहीं किया, या फिर उसके बाद कैजुअल वैकेंसी आपने 30 दिन में आपने फिल नहीं की। इन सिचुएशंस के अंदर कौन अपॉइंट करता है? एससीपी। अगर किसी ऑडिटर को एससीपी ने अपॉइंट किया है उसको मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते, उसको मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते, उसको मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते, चाहे 100% मेंबर ही उसके अगेंस्ट आ जाएं, 3/4 क्या 4/4 ही आ जाए उसके अगेंस्ट, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, यहां पे अपॉइंटमेंट किसने की है? रिकमेंड किसने की है? तो क्या इस केस में रिमूव हो सकता है? हो सकता है। इस केस में रिमूव हो सकता है, क्योंकि देखिए ये पावर किसके पास है?
अब यहां पे जो कंपनीज एक्ट है उसकी लाइन पढ़ते हैं, जो मैंने यहां कंपनीज एक्ट साथ डाउनलोड किया हुआ है इसलिए कि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये सब सेक्शन 5 है 246 का। द ऑडिटर आर ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड आर द मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग मे बी रिमूव्ड थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां पे मतलब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर्स ने ऑडिटर अपॉइंट किया वो रिमूव हो सकता है। अब इस केस में अपॉइंट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, बेशक मुझे नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी काम को करने के लिए मुझे अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उस काम को निगेट करने के लिए भी क्या होगी? अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। लेकिन इस केस में ये सेक्शन मुझे सपोर्ट करता है कि बेशक मैंने कैश जो भी काम किया था, जब मैंने उसको रिमूव करके मैंने ऑडिटर अपॉइंट करना था तो मैंने किसकी अप्रूवल ली थी? एससीपी की। लेकिन उस केस में अपॉइंटमेंट किसने की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट की है, तो इसकी भी रिमूवल हो सकती है। इसकी भी रिमूवल क्या हो सकती है? हो सकती है। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? अब यहां पे आ जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ अर्ली रिमूव्ड ऑडिटर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिकमेंड कौन करता है? एससीसीपी। कितने दिन में अपॉइंट करना होता है? 30 डेज में। कब तक टेन्योर होता है? एजीएम तक। रिमूव किया जा सकता है? यस। सेम वही प्रोसीजर जो बाकी के केस में था। पावर ऑफ एससीपी क्या है? अगर 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? फी कौन डिसाइड करेगा? इस केस में पर्सन कौन है? और एससीसीपी। गुड। फिर उसके बाद है अपॉइंटमेंट बाय एससीसीपी, यानी अगर यहां पे किसी सिचुएशन के अंदर जो पावर, यहां पे देखें ना, यहां पे मैंने सारी पावर ली दी है, कौन अपॉइंट करेगा? अब इस केस में एससीसीपी अपॉइंट करेगा। रिकमेंडेड बाय एससीसीपी खुद भी हो सकता है या रिकमेंडेशन वो कंपनी से भी ले सकता है। रिकमेंडेशन कंपनी से भी ले सकता है, ये एससीसीपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन पावर किसके पास होती है? एससीसीपी के पास। एससीसीपी एट इट्स ओन मोशन या एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी रिकमेंड कर सकती है, उसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि एससीसीपी उठेगा और खुद रिकमेंड कर देगा। तो यहां पे बेशक अपने पास आप नोट डाउन कर लें कि एससीसीपी खुद भी कर सकती है और एससीसीपी रिकमेंडेशन भी ले सकती है। इसके बारे में क्योंकि देखें बुक के अंदर ना चीजें ज्यादा नहीं होती, तो मैंने ना बेयर लॉ साथ खोला हुआ है। तो ये अगर मैं इसका पैराग्राफ पढ़ता हूं ना तो इसमें ये बात लिखी हुई है, ये वाला पैराग्राफ देखे ना, कमीशन में ऑन इट्स ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंपनी और एनी ऑफ इट्स मेंबर डायरेक्ट टू मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। In the case company failed to report compliance within the period so specified, the commission shall appoint auditor of the company who shall hold office till conclusion of the next AGM। कब करेगा? जब कंपनी को नोटिस इशू किया उसने, यानी कि जब ये नॉन कंप्लायंस होती है उस केस में कंपनी को क्या इशू होता है? नोटिस। वो नोटिस इशू करने के लिए एससीसीपी खुद भी नोटिस इशू कर सकता है। आप मेंबर्स हैं, आप जाके कंपनी एससीसीपी को लिखेंगे, आपकी रिक्वेस्ट पे भी नोटिस इशू हो जाएगा। उसके ऊपर एससीसीपी कंपनी को क्या करता है? एक लेटर लिखता है और कहता है कि इस नॉन कंप्लायंस को जस्टिफाई करें और उस नॉन कंप्लायंस के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दें। उस केस में कंपनी उसको अपना ऑडिटर रिकमेंड करा सकती है। लेकिन पावर किसके पास है? एससीपी के पास। वो मेरी बात माने या ना माने, ठीक है जी। इस केस में टाइम फॉर अपॉइंटमेंट है, कोई स्पेसिफिक टाइम एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ये एक अपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे चलता है। जब डिफॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद कुछ दिन होते हैं, 14 डेज को कहते हैं, कोई 30 डेज कहते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक दिन लॉ में डिफाइंड नहीं है कि कितने दिनों के अंदर इसको अपॉइंटमेंट करनी जरूरी है। टेन्योर क्या होगा? टिल नेक्स्ट एजीएम। रिमूव हो सकता है, कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर एससीपी ने किसी को अपॉइंट किया तो वो रिमूव नहीं हो सकता। पावर ऑफ एससीपी, इसमें पावर खुद ही काम करता है। एससीपी की पावर क्या होंगी? रेमरेशन एससीपी खुद ही पॉइंट कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब यहां पे मैंने लिखा जी दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जी। ऑडिटर अपॉइंटेड बाय एससीसीपी कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। और दूसरी बात क्या जी, एससीसीपी विल अपॉइंट ऑडिटर इफ ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर। यानी कि यहाँ पे पावर ऑफ द एससीसीपी में एक और एडिशनल पॉइंट लिख लें कि अगर इन सारी सिचुएशंस के अंदर 1, 2, 3
और 4, ये 4 सिचुएशन के अंदर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया और उसने कहा मैंने आपका ऑडिट नहीं करना, मैं रिजाइन कर रहा हूं। अगर मैं बीइंग ऑडिटर खुद रिजाइन करता हूं तो उस केस में कौन करेगा अपॉइंट? एससीपी अपॉइंट करेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिटर अनविलिंग हो टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि अर्ली रिजाइन खुद कर जाए, तो उस केस में क्या होगा? अपॉइंट कौन करेगा? एससीपी अपॉइंट करेगा। ठीक होगी जी बात, यहां तक समझ आ गई आपको? ये सेक्शन 246 की बेटा एक समरी है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है जी? कोई इशू जहां तक? जी तो फिर एससीपी पॉइंट करेगी ना, सारी बात है, एससीपी के पास ही पावर है। देखें अल्टीमेटली किसी सिचुएशन में भी इफ ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑडिटर, यहां पे ये नहीं लिखा कि इसने अपॉइंट किया है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ ऑलरेडी अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर, तो उस केस में पावर किसके पास है? एससीपी के पास है। आप एक काम करें जनाब, अपनी जरा बुक ओपन करें और बुक के अंदर अभी जो आपका लर्निंग आउटकम है 3.1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर लर्निंग आउटकम नंबर 3.1, जरा इसको आप जरा रीड आउट करें। ये जो हमने बातें की हैं सारी इसमें इस दफा देख लें। पहला क्या है जी? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस until conclusion of the first annual general meeting. Subsequent auditor, every company shall at each annual general meeting appoint an auditor or auditors on the recommendation of the board after obtaining consent of the auditor to hold office from the conclusion of that meeting until conclusion of the next annual general meeting. यहाँ पे प्रॉब्लम है मेरी एक, वो प्रॉब्लम क्या है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड खाली नहीं है, रिकमेंडेशन बाय शेयर होल्डर भी हो सकती है, जिनके पास 10% की क्या हो? वोटिंग पावर हो। ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिर आगे कमीशन की पावर है कि कमीशन की सिचुएशन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। कमीशन के पास पहली पावर क्या है कि अगर फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 days अपॉइंट नहीं होता, द ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आपने एनुअल जनरल मीटिंग पे अपॉइंट नहीं किया, द ऑडिटर इन द ऑफिस टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं, फिर भी एससीपी अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर किसी को अपॉइंट किया वो अनविलिंगनेस हो तो फिर इस केस में भी एससीपी की पावर है। देखिए थोड़ा हैपेजर्डली लिखा हुआ है, वो टेबल अगर आप ज़हन में रखेंगे तो दैट इज मोर देन एनफ टू नॉट क्रैम एनीथिंग। अब आप वहां पे से टेबल को ज़हन में रखें, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टेन्योर का, फी का, बाकी चीज़ों का, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर कैजुअल वैकेंसी है, बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर विद इन 30 days. Moreover, any auditor appointed to fill the any casual vacancy shall hold office until the conclusion of the next annual general meeting. However, where the auditor are removed during their tenure, the board shall appoint the auditor with prior approval of the commission. तो ये सारी बातें उसके अंदर टेबल के अंदर लिखी हुई हैं, बल्कि इससे ज्यादा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके लिंक्ड हैं उसके साथ। फिर उसके बाद है जी रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर में कहता है जी बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर उसके जो शेयर होल्डर है वो करेंगे। इन केस ऑफ ऑर्डर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड द कमीशन, अगर बोर्ड अपॉइंट करता है तो बोर्ड, अगर कमीशन अपॉइंट करती है तो कमीशन उस केस में उसकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सकता है। ये बात समझ आ गई जी आपको या नहीं आई? अब आ जाएं जरा अगले पॉइंट के ऊपर कि अब जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, मैं जो बात कर रहा था कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। बेटा आप जरा ना आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है। अभी मतलब थोड़ा सा ना अपनी फर्म लाइफ में मैं आपको चीज़ों को लेके जाऊंगा। अभी याद करें आप एक बात, मैंने आपसे कहा था कि रिश्ता ढूंढा जाता है, रिश्ता ढूंढा जाता है। इसी तरह से हमने ऑडिट को भी क्या किया जाता है? ढूंढा जाता है। ऑडिट को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर मैंने आपको बताए थे। पीआर है, पर्सनल रिलेशनशिप आपकी, आप किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ गोल्फ खेलते हैं, आप गेम खेलते हैं, कोई वहाँ से आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप क्लाइंट को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आप अपनी कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हैं, रिक्वायरमेंट को देखते हैं। उसके बाद आपकी उनके साथ एक टर्म्स डिसाइड हो जाती हैं। टर्म जब डिसाइड होती हैं तो उसके बाद हमने अपनी कुछ लीगल कंप्लायंसेस को भी इशू करना होता है। अब जाहिर बात है अगर कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है, यानी कि मैं पहला ऑडिटर, कंपनी नहीं बनी है, मैंने पहला ऑडिटर बनना है, तो सबसे पहले कंसेंट ली जाती है। कंसेंट क्या होती है? कंसेंट होती है रजामंदी। देखें रिश्ता बगैर रजामंदी के नहीं होता, तो ऑडिट जो है वो बगैर रजामंदी के नहीं होता। उसके लिए क्या लेनी पड़ती है? कंसेंट। कंसेंट किसकी लेनी पड़ती है? ऑडिटर की। जिसने एंगेजमेंट करनी है उसकी कंसेंट होना जरूरी है। लड़कों से कंसेंट ली जाती है, लड़कियों से तो पूछा भी नहीं जाता बेचारे से, कहते हैं आप कर रहे हैं इधर, कर दिया आपका। लड़कों से क्या ली जाती है? कंसेंट ली जाती है। तो कंसेंट क्या होती है? रजामंदी।
रजामंदी, कॉन्सेंट ऑब्टेन, किससे? ऑडिटर से। अब इस केस में हम एक फॉर्मेट होता है, मैं देखता हूं अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं जी, कॉन्सेंट का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं ना यार, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल चीजों को देखना शुरू कर देना। ये देखें जी भाई, नजर आ रहा है जी आपको? मैंने लैपटॉप ऑन इसलिए लिया, मैं कहा आपको प्रैक्टिकल चीजें साथ दिखाते जाता हूं। किसको लिख रहे हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। डेट आ गई, डियर सर। नीचे क्या है जी? कंपनी का नाम, consent to act as auditor of for the period ending this date. We are writing to confirm our willingness to act as statutory auditor of the company if appointed for the year ended 30th June 2022. क्या अभी अपॉइंटमेंट होगी है? नहीं। अपॉइंटमेंट से पहले क्या लिया जाता है? कंसेंट लेटर लिया जाता है। At a fee to be mutually agreed and subject to satisfactory completion of IY customary evaluation of the prospective client and the engagement. तो ये मैंने यहां पे क्या लिखा है कि भाई मैं अभी आपको कंसेंट तो दे रहा हूं, लेकिन मैंने अभी कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट को देखना है, मैंने रिश्ते के जो पैरामीटर्स उसको चेक करना है, मैंने एथिकल वैल्यू को भी इवैल्यूएट करना है, मैंने अपनी टीम की कंपिटेंस को भी देखना है, मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता अभी मैंने इसको देखना है। लेकिन आज के दिन के ऊपर मैं आपको अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं कि अगर ये सारे काम हो गए तो मैं इस कंपनी का ऑडिटर क्या हो जाऊंगा? अपॉइंट। दिस इज कॉल्ड द कंसेंट लेटर, दिस इज कॉल्ड द कंसेंट लेटर। ये कंसेंट लेटर होता जी। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब कंसेंट ले ली, कंसेंट किसने ली? बोर्ड ने ली। किससे ली? ऑडिटर से ली। अच्छा, ये कंसेंट शेयर होल्डर भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर के केस में नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर के केस में शेयर होल्डर ने अपॉइंटमेंट नहीं करनी होती। किसने अपॉइंट करनी होती है? बोर्ड ने अपॉइंट करना होता है। तो पहले ऑडिटर के केस में कंसेंट कौन देता है? ऑडिटर। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंफर्म करेंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंफर्म अपॉइंटमेंट। अब जारी बात है, कंसेंट आई, कंसेंट आने के बाद बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुई और उस रेजोल्यूशन के अंदर ऑडिटर की क्या हो गई? अपॉइंटमेंट हो गई। यानी सिंपल सा स्टेप है, ऑडिटर से कंसेंट ऑब्टेन करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करो, मीटिंग में एजेंडा को प्रेजेंट करो और उसके ऊपर अपॉइंटमेंट कर दो, इन्फॉर्म कर दो, रिस्टार विद इन 14 डेज। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हुई 14 दिन के अंदर अंदर आपने किसको इन्फॉर्म करना है? रिस्टार ऑफ द कंपनी को इन्फॉर्म करना है, और उसके साथ आपने फॉर्म 29 अपना फाइल करना है और आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी पहले ऑडिटर के लिए सिंपल है, कंसेंट ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास की, मीटिंग की, उसके बाद फाइलिंग, एससीपी को इन्फॉर्म किया, फाइलिंग की, और प्रोसेस क्या हो गया? क्लोज। ऑडिटर हो गया अपॉइंट। यहां तक बात समझ आ गई आपको? नहीं आई? नहीं आई? देखिए, कुछ फॉर्म्स होते हैं बेटा, अभी जिन बच्चों ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा उसमें क्या होता है, उसमें कुछ हम अपनी फॉर्म फाइलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हमने जो काम किया है उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। किसको? एससीपी को। तुम्हें नींद बहुत आ रही है भाई? आ रही है? जो मुंह धो के हो, उठो, शाबाश, मुंह धो के हो। फिर पहला ऑडिटर है, ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कंसेंट दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग की, मीटिंग में उसको अपॉइंट कर दिया, रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया, साथ ही फॉर्म 29 फाइल कर दिया और प्रोसेस क्या हो गया? क्लोज। पहला ऑडिटर इस तरह से अपॉइंट होता है। ये समझ आ गई बात? ये पावर किसके पास है पहला ऑडिटर अपॉइंट करने की? आज सिर्फ हमने बेटा यही पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं ही आपको करा रहा हूं कि आप जितना पढ़ लें उतना आपको समझ आ जाए। फिर आता है जी आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बस इतनी है मेरा ख्याल। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, ये फर्स्ट स्टांस पे कौन अप्रूव करता है? अब इसका जरा एक प्रोसेस आप देख लें। क्यों ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा पहले आपको एक प्रोसेस बता दूं कि एजीएम का प्रोसेस क्या होता है। भाई समझ आ रही है ना? जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं अभी? कोई गलती है तो बता दें जी, गलती तो नहीं है जी? लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने?
अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि कंपनी के ईयर एंड से लेकर एजीएम होने तक दरमियान में एक्टिविटीज क्या परफॉर्म होती हैं। ये चीज बड़ी जरूरी है, आगे आपको सिलेबस में कई चीजें आएंगी जहां पे हमें इस चीज इसकी हेल्प आउट हो रही होगी। किसी कंपनी का ईयर एंड है 30 जून 2024, एजीएम करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होगा जी? एजीएम के लिए हमारे पास टाइम होगा टिल 28 अक्टूबर 2024। अब हमने इस डेट पे क्या करना है? एजीएम करनी है, चलो एजीएम लिख लेते हैं जी। 120 ऐड कर लो ना, 120 डेज। एजीएम जो है, एजीएम के ऊपर कुछ काम होने होते हैं जिसमें आपका एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, एक स्पेशल बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, डिविडेंड्स होते हैं और कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल बिजनेस कुछ भी हो सकता है जो आपके स्पेसिफिक जहां पे स्पेशल जी, अदर देन ऑर्डिनरी जो बिजनेस होते हैं वो। अब ये काम कब होने हैं? एजीएम के ऊपर होने हैं। कंपनी का ईयर एंड क्या है? 30 जून। अब जरा इसके दरमियान में थोड़ी कंप्लायंसेस भी हैं, कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। 30 जून का ईयर एंड है। कंपनी ने जाके 1 अगस्त 2024 को ऑडिट का फील्ड वर्क स्टार्ट कराया, ऑडिट का फील्ड वर्क स्टार्ट कराया। 1 महीना लगा, 1 महीने में जाके 30 अगस्त को फील्ड वर्क कंप्लीट हुआ, पार्टनर का रिव्यू हो गया, पार्टनर ने रिव्यू स्टार्ट किया। पार्टनर ने जब रिव्यू स्टार्ट किया तो कोई 5-7 दिन के बाद जाके 8 सितंबर 2024 को ऑडिटर ने इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बोर्ड लेटर जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट कर दिया। जब ऑडिट कंप्लीट होता है, अब ये बातें ज़रा समझने वाली हैं क्योंकि ये जब सब्सिक्वेंट इवेंट करेंगे वहाँ पे भी ये बात दोबारा होगी। हम इसके अलावा जो ऑडिट की फाइनलाइजेशन कर रहे होंगे वहाँ पे भी बात दोबारा होगी। तो ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये बेसिकली ईयर एंड से लेकर ऑडिट के कंप्लीट होने तक, एजीएम होने तक आपकी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? डिफाइन करता है। आपने 8 सितंबर को, अब देखें, पार्टनर आया, पार्टनर ने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद जो चेंजेस होनी थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक होना था करके, फाइनल रिव्यू करके, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो जाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो जाते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनिशियल कर दिया जाता है। इनिशियल से मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके नीचे मैं छोटे छोटे साइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल के फर्म लेवल के होते हैं, मैं ऐसे करता हूं IY, यानी कि ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं रिव्यू कर लिया। इसका मतलब ये होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने रिव्यू कर लिया। इसके साथ मैंने एक बोर्ड लेटर दिया, एक क्या दिया है? बोर्ड लेटर। देखिए कंपनीज एक्ट में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना, एसेट्स को राइट ऑफ करना, क्या चीज? लोन लेना, फाइनेंसिंग लेना, कंटीजेंसीज कमिटमेंट हो गई, आपकी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है, ये सारे आपके उसमें कंसीडर होते हैं। तो जो बोर्ड लेटर होता है इसमें कुछ स्पेशल अप्रूवल होती हैं। स्पेशल अप्रूवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी अप्रूवल होती हैं। इसके साथ भी कुछ होते हैं मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन। ऑडिटर ने कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अटेंशन के लिए उसने देना होता है कि भाई मैंने कुछ काम किए हैं, इसमें कुछ मिसाइल मुझे नजर आए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मैटर इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग मैटर होंगे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना जरूरी है। तो ये मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन होते हैं और कुछ आपकी स्पेशल अप्रूवल्स होती हैं। ये 3 तरह के मैटर नॉर्मली हम बोर्ड लेटर के अंदर इंक्लूड किए होते हैं। इसके साथ यानी बोर्ड लेटर के साथ क्या होते हैं? इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये हम देते हैं कंपनी के बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं। अब जारी बात है मैं ये दोनों चीजें किसको दूंगा? मैंने 9 सितंबर को कंपनी के CFO को हैंड ओवर कर दी, कंपनी के CFO को हैंड ओवर कर दी। CFO ने किसको हैंड ओवर की? CEO को।
और साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है इसके लिए कितने दिन का नोटिस होना जरूरी है? 7 डेज। 7 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए 7 डेज है। अब यहां से 1 सितंबर है तो 1 अक्टूबर है, तो इसका तकरीबन मैं अर्ली भी कर सकता हूं। मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा जी मैं नहीं 8 सितंबर था ना, 9 सितंबर हो जाता है, ठीक है सॉरी। 9 सितंबर को हमने नोटिस बना दिया, किसका? बोर्ड की मीटिंग का नोटिस। मीटिंग कब हुई? 16 सितंबर को मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गए। अब IAS 10 के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट यहां तक के, सब्सिक्वेंट इवेंट कहां तक के? यहां तक के। इसके बाद आपका जारी बात है कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिंटिंग हुई, कुछ और काम हुआ, फिर अल्टीमेटली 21 दिन पहले, इस दिन से 21 दिन पहले फॉर एग्जाम्पल आपका बनता है कोई 7 अक्टूबर को AGM का नोटिस हो गया। अब जब AGM का नोटिस बना उसके अंदर ये दोनों चीजें थी, ऑर्डिनरी बिजनेस भी था और स्पेशल बिजनेस भी था। अब जब ऑर्डिनरी बिजनेस था इसमें क्या लिखा हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब इस केस में जारी बात अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए किसकी कंसेंट रिक्वायर्ड है? कंसेंट ऑफ ऑडिटर। और यहां पे किसकी कंसेंट रिक्वायर्ड है? ऑडिटर की। ये कंसेंट किसकी तरफ से आएगी, यानी किसको दी जाएगी? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी दी जा सकती है, शेयर होल्डर को भी दी जा सकती है। अब आ जाए जरा प्रोसेस के ऊपर जो हमारा इधर है। जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो इसको इनिशियली कौन प्रपोज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनिशियली कौन प्रपोज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि जब ऑडिटर रिटायर हो रहा होता है तो उससे पहले हमने जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है, अब बड़ा आप प्रैक्टिकली बात सुनिएगा, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग कब हुई है? 9 सितंबर का नोटिस था, 16 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है। देखिए अब उस स्टेप्स को समझने के बाद अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बारी है अपॉइंटमेंट की। प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पे दो तरह के लोग अपॉइंट हो सकते हैं। एक वो ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है, उससे भी कंसेंट ली जा सकती है, लेकिन अगर बोर्ड समझता है कि मैंने उसे कंसेंट नहीं लेनी तो मैं किसी और ऑडिटर से भी कंसेंट ले सकता हूं बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहले प्रपोज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेंगे। एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद नहीं, जिसको मैंने रिकमेंड कराना है अल्टीमेटली तो उसने करना है ना काम। कंसेंट मैंने आपसे भी ले ली, मैंने आपसे भी ले ली, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि जिसे कंसेंट ली जाती है उसी को ही आप रिकमेंड कर रहे होते हैं, वरना फायदा क्या? फिर मैंने या तो मुझे ये हो ना कि मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर उन्होंने क्रिएट करना है तो फिर मैं 2 कंसेंट ले लूँ, वरना जरूरत नहीं है। या अगर ज्वाइंट ऑडिट करना हो, ज्वाइंट ऑडिट वो होता है जिसमें 2 ऑडिटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, तो उस केस में 2 कंसेंट रिक्वायर्ड होती हैं। कंसेंट ऑब्टेन की किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। उसको अटैच किया किसके साथ? एजेंडा ऑफ AGM के साथ। किसके साथ अटैच किया? एजेंडा ऑफ AGM के साथ ऐड किया, जिसमें नेम ऑफ द प्रपोज ऑडिटर है एंड हिज विलिंगनेस, कि उन्होंने विलिंगनेस शो कर दी अपनी। अब जब AGM का नोटिस हमने दिया तो कितने दिन पहले गया? 21 डेज बिफोर AGM। AGM के 21 दिन पहले मैंने नोटिस दे दिया। अब जाहिर बात है जब आप शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है सारे, आपने देखा कि ये ऑडिटर सेम पिछले 5 साल से काम कर रहा है, इस दफ़ा इसकी हमें बातें समझ ही नहीं आती, हमें ऑडिटर को क्या करना है? चेंज। ये एक तहरीक चली, इसके पास 1% शेयर थे, इसके पास 2% थे, इसने कहा मैं अकेला तो नहीं कर सकता, इसने कहा मैं भी नहीं कर सकता। आप सब ने मिलकर बात की, आपने कहा जी कि हम 10% की शेयर होल्डिंग चाहिए, रिक्वायर्ड है, हम सारे मिलकर ना एक ऑडिटर प्रपोज करते हैं। अब होगा क्या? उस केस में जो शेयर होंगे वो किसी ऑडिटर से जो वो समझते हैं जिसको अपॉइंट करना है उससे क्या लेंगे? एक कंसेंट लेंगे। अब वो देखें, अब यहां पे जब AGM का नोटिस रिसीव हुआ, प्रपोजल रिसीव्ड बाय मेंबर्स हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% वोटिंग पावर, जिनके पास 10% वोटिंग पावर थी वो भी क्या कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं। अब इस केस में क्या इन मेंबर्स ने अपनी प्रपोजल दी? नो। या प्रपोजल दी? यस। अगर तो मेंबर्स 10% या 10% से ज्यादा जिनके पास वोटिंग पावर है, अगर कोई अपनी प्रपोजल देते हैं तो फिर किस से प्रोसेस को लेकर चलना है?
अगर कोई प्रपोजल नहीं आया फिर किस तरह से लेके चलना है, यानी कि अगर इनकी तरफ से प्रपोजल नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि जो कंसेंट हमने ऑब्टेन किया डायरेक्टर्स ने उसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। इस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी, कंफर्म अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इन्फॉर्म रिस्टार इन 14 डेज और अपडेट द फॉर्म 29, प्रोसेस हो गया क्लोज। यानी जी नॉर्मल प्रोसेस हो गया ना वो जिस ऊपर था, यानी कि अब लेकिन इसमें होगा क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है उसके लिए। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने किसी ऑडिटर को रिकमेंड कर दिया तो उस केस में उन्होंने कंसेंट भी फाइल करनी है उसकी, और कितने दिन पहले करनी है, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द एजीएम, 7 दिन पहले एजीएम से उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है उसको फाइल करना जरूरी है। अब जैसे ही कंपनी के पास क्या आया, कंपनी के पास एक रिकमेंडेशन आई, कंपनी साथ ही उस रिकमेंडेशन को अपनी वेबसाइट पे भी लगा देगी और फिर क्या करेगी, सेंड कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर प्लस प्लेस ऑन वेबसाइट, और साथ ही उसको अपनी वेबसाइट पे भी लगा देगी। अब कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेजने की जरूरत क्यों है, अब जाहिर बात है अगर ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन का टाइम मिल जाए, यानी अगर ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा तो उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन का टाइम मिल जाए कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है कि हमें क्यों इसमें अपॉइंट नहीं किया जा रहा, वो अपने बारे में बात कर सके। रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक रिप्रेजेंटेशन 2 डेज बिफोर द एजीएम। रिटायरिंग ऑडिटर क्या कर सकता है, 2 दिन पहले एजीएम से अपनी रिप्रेजेंटेशन को दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन किस चीज की होगी कि भाई मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मुझे क्यों निकाला, ठीक है जी। तो बाद में फिर वो रोला ना डाले जाके मीटिंग्स में और जलसों जुलूसों में कि मुझे क्यों निकाला, बेहतर यह है कि उसे रिप्रेजेंटेशन ले ली जाए कि मुझे इस वजह से निकाला, तो रिप्रेजेंटेशन देगा। अब इस केस में जब ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन 2 दिन पहले फाइल करता है तो फिर इट इज मैंडेटरी फॉर ऑडिटर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑडिटर टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में मौजूद होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, जाहिर बात है फिर अगेन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे उसका ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है जी। यहां तक कोई इतराज, कोई इशू, ये प्रोसेस है आपका इसका ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का। जी जी, आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 40 डेज उस दिन स्टार्ट होते हैं, एजीएम से आगे 14 दिन। जी शेयर होल्डर्स के सामने। जी एनी क्वेश्चन भाई, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ ये ऐसी स्टेप है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई एडिशनल चीज आपके ज़हन में हो, क्लियर है जी। ले जी ये डिस्कशन मेरा ख्याल है इतनी। आप जरा एक काम करें, आप जरा अपने पास आप अपनी बुक ओपन करें स्टडी टेक्स्ट को, और इसमें ये जो बातें लिखी हैं जरा इसको पढ़ें जी। 3.2 जो है ये हमारा रिलेटेड है जो भी हम डिस्कशन किया है। Whereas the Companies Act does not give specific guidance as to the resignation of auditor, it does address to the mechanism of resolution relating to the appointment and removal of auditor। कहते हैं कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें की हैं जो एक्ट में लिखी हैं वो बता देते हैं। Act state a notice shall be required for a resolution at the company annual general meeting appointing as auditor as person other than retiring auditor। ठीक है जी, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है। उस केस में क्या है, मेंबर और मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 10% शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी will be entitled to propose any auditor for appointment whose consent has been obtained by him. A notice in this regard will be given to the company not less than 7 days before। ये जो मैंने बातें फ्लो चार्ट में लिखी हैं ये सारी बातें क्या है यहाँ पे उसकी रिलेशन है। The company shall forthwith send a copy of such notice to the retiring auditor and will also post it on the website। कहते हैं where an auditor other than retiring auditor is proposed to be appointed। अब चाहे बोर्ड उसको किसी और बंदे को अपॉइंट कराना चाह रहे हो या शेयर होल्डर किसी और को अपॉइंट कराना चाह रहे हो अदर देन द पर्सन जो हमारा रिटायरिंग ऑडिटर था। द रिटायरिंग ऑडिटर विल हैव अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स ने भी किसी और ऑडिटर को रिकमेंड कर दिया है और शेयर होल्डर्स ने भी किसी और ऑडिटर को रिकमेंड कर दिया है तो फिर जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसके पास राइट है कि वो आके बोल सके अपने बारे में कि भाई मुझे इस वजह से निकाला जा रहा है। Such representation will be read out at the meeting before taking up the agenda for appointment of the auditor। यानी कि जब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का एजेंडा डिस्कस होगा तो उससे पहले आपने पढ़ के सुनाना है कि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। However, where such representation is made, यानी कि जो ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा, it will be mandatory for the auditor or a person authorized by him। यानी कि मैंडेटरी है किसके लिए, ऑडिटर के लिए या ऑडिटर के ऑथराइज्ड पर्सन के लिए, इन राइटिंग टू अटेंड द जनरल मीटिंग इन पर्सन, उसने जनरल मीटिंग को लाजमी अटेंड करना है। Every company shall within 14 days from the date of any appointment of an auditor send to registrar intimation thereof
टुगेदर विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द ऑडिटर कंसर्न। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। कंसेंट लेटर और अपॉइंटमेंट फॉर्म 29 के अंदर फाइल करनी होती है और फिर आपकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आज के दिन से हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं जी, जिसमें हमने 3.1 के अंदर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर को डिस्कस किया, और दूसरे नंबर पे हमने जो रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द ऑडिटर को डिस्कस किया जी। समझ आ गई जी बात, आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई सवाल नहीं है जी? हाँ जी, आप लोगों का कोई सवाल? समझ आ गया, क्लियर है? कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये ओके है। बाकी इसमें अब इंशाल्लाह कल जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी हमारी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये कल के दिन का हमारा एजेंडा है, ये होपफुली 2 दिन के अंदर हमारा ये कंप्लीट होगा, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन वाला एरिया जी। कर दिए बेटा मैंने, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। कल क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव वाला था वो मैं शेयर करता हूँ जी। इसके अलावा कोई सवाल किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? ले जी, हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।